नज़र झुकाए उरू से फितरत जबी से जुल्फ़े हटा रही है, सहर का तारा है ज़लज़ले में उफ़क़ की लौ थरथरा रही है, रविश रविश नगमाए तरब है, चमन चमन जश्न रंग बू से तयूर शाखों पे हैं गज़ल खां, कली कली गुनगुना रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे जोश मल्ली आबादी की नज़म अलबेली सुबह। ये नज़म का नाम है अलबेली सुबह और इसके शायर हैं जोश मल्ली आबादी और ये एक नज़म है। तो सबसे पहले हम जोश मल्ली आबादी की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे, उसके बाद नज़म का मरकज़ी ख्याल और एक एक इशार की तशरीह पढ़ेंगे और मुश्किल सवाल जवाब पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें, क्योंकि स्किप करने से कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती है। तो ये जो नज़म है बहुत खूबसूरत नज़म है। इस नज़म को पढ़कर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो इसलिए इस नज़म को पूरी पढ़िएगा और स्किप किए बगैर पढ़िएगा, ताकि आपको ये नज़म पढ़ने में बहुत मज़ा आए और बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जोश मल्ली आबादी की हालत ज़िंदगी। जोश मल्ली की पैदाइश 1898 ईस्वी यानी 1898 में हुई और इनका इंतकाल 1982 यानी 1982 में हुआ। शब्बीर हसन खान इनका पूरा नाम शब्बीर हसन खान था। जोश 1898 में मल्ली आबाद में पैदा हुए। ये क्या है, 1898 ईस्वी में मल्ली आबाद में पैदा हुए। शायरी इन्हें वर्षे में मिली थी, वर्षे में यानी विरासत में मिली थी। बाप दादा भी शायर थे, शायरी करते थे। तो जो बातें जो चीज़ें हमें अपने बाप दादा से मिलती है, अपने ख़ानदान से मिलती है, तो उसे कहते हैं विरासत में मिली है या वर्षे में मिली है। तो शायरी उन्हें क्या है, वर्षे में मिली थी। उनके वालिद दादा और परदादा सब साहिबे दीवान शायर थे। इनके वालिद दादा और परदादा सब क्या साहिबे दीवान शायर थे, यानी इनकी शायरी के दीवान थे। इनकी इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई, फिर लखनऊ, सीतापुर, आगरा और अलीगढ़ में अंग्रेज़ी पढ़ते रहे। इनकी जो इब्तदाई तालीम है घर पर हुई, उसके बाद लखनऊ, सीतापुर, आगरा और अलीगढ़ में अंग्रेज़ी पढ़ते रहे। मगर वालिद के इंतकाल के बाद तालीम अधूरी रह गई। ख़ानदानी झगड़ों की वजह से वो घर से निकले और हैदराबाद में मुलाजमत कर ली। ख़ानदानी झगड़े की वजह से वो क्या घर से निकल गए और हैदराबाद पहुँचे और वहाँ उन्होंने मुलाजमत कर ली यानी नौकरी कर ली। इसके बाद वो दिल्ली चले गए। वहाँ से उन्होंने एक रिसाला कलीम जारी किया। आज़ादी के बाद हुकूमत हिंद के रिसाला आजकल के एडिटर हो गए। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, हुकूमत हिंद की तरफ से जो उनका रिसाला था उसके क्या है वो एडिटर हो गए। हुकूमत हिंद ने आपके अदबी खिदमात पर पद्मश्री के खिताब से नवाजा और हुकूमत हिंद की तरफ से आपको अदबी खिदमात की वजह से जो आपने अदब के लिए खिदमत की उस पर उन्हें क्या पद्मश्री के खिताब से नवाजा गया। 1956 ईस्वी में सबको छोड़कर पाकिस्तान चले गए, मगर वहाँ जोश की कोई ख़ास पजीराई ना हुई, यानी उनकी कोई पजीराई नहीं हुई, उनकी कोई शहरत नहीं हुई, उनको वहाँ वैसा रुतबा नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था। इसलिए हमेशा नाला रहे, नाला यानी अफसरदा रहे, गमगीन रहे। 22 फरवरी 1982 ईस्वी को इंतकाल हुआ और 22 फरवरी 1982 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ। जोश का पहला शेरी मजमुआ 1921 ईस्वी में रूह अदब के नाम से शाया हुआ। इनका पहला शेरी मजमुआ रूह अदब के नाम से 1921 ईस्वी में शाया हुआ। इसके बाद कमो बेश 12 शेरी मजमुए शाया हुए। उसके बाद उनके 12 शेरी मजमुए शाया हुए। इनमें से कुछ शेरी मजमुए के नाम हैं नक्शो निगार, शोला व शबनम, फ़िक्रो निशात, हुर्फो हिकायत, रामिशो रंग, सुम्बलो सलासल, सुरूद खरोश और इनके क्या है शेरी मजमुए के नाम है। यादों की बारात इनकी सवाने उमरी है और यादों की बारात इनकी सवाना उमरी है, यानी इनकी ज़िंदगी की कहानी है और उस किताब का नाम है यादों की बारात। जो शायर शबाब भी है और शायर इनकलाब भी। शायर शबाब कहते हैं जो खूबसूरती की शायरी करते हैं, जो हुस्न की खूबसूरती की शायरी करते हैं,
جو فطرت کی خوبصورتی کی شاعری کرتے ہیں، جو قدرت کے مناظر کی خوبصورتی کی شاعری کرتے ہیں، تو جوش کیا ہے، شاعر شباب بھی ہیں اور شاعر انقلاب بھی ہیں۔ انقلابی شاعر اسے کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے لیے انقلابی شاعری جیسے ملک ہندوستان اس وقت کیا ہے، غلام تھا اور اس کی آزادی کے لیے لوگ بہت شاعری لکھ رہے تھے، اور جو عام عوام تھے اس کو شاعری کے ذریعے کیا ہے، خواب غفلت سے جگایا جا رہا تھا، ان کو بیدار کیا جا رہا تھا۔ اور شاعری کیا ہے، انقلاب کے لیے بہت کام آتی ہے، تو وہ کیا ہے، انقلابی شاعر بھی تھے۔ وہ مناظر فطرت کی بھی عکاسی مناظر فطرت یعنی قدرتی فطرت کی بھی کیا عکاسی کرتے ہیں، انقلاب کے نعرے بھی لگاتے ہیں، شباب کی داستانیں بھی سناتے ہیں۔ شروع میں انہیں شاعر فطرت کہا جاتا تھا، اس کے بعد شاعر شباب اور پھر شاعر انقلاب کہا جانے لگا۔ جوش کو فطری، رومانی اور انقلابی ہر طرح کی نظمیں لکھنے پر قدرت حاصل ہے۔ جوش کیا ہے، رومانی بھی شاعری کرتے ہیں، انقلابی بھی شاعری کرتے ہیں اور ہر طرح کی وہ نظمیں لکھتے ہیں۔ جوش نے اپنی نظموں میں مناظر فطرت کی بڑی حسین عکاسی کی ہے، اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ مناظر فطرت پر ہی نظم لکھی گئی ہے، جو صبح کا وقت ہے، اور صبح کے وقت میں جو سورج نکلتا ہے اسی کی خوبصورتی کو اس نظم میں بیان کیا ہے، جو آج ہم لوگ نظم پڑھیں گے البیلی صبح۔ تو وہ کیا ہے، اپنی نظموں میں مناظر فطرت کی بڑی حسین عکاسی کرتے ہیں۔ اس طرح انقلاب کے نغمے بھی انہوں نے بڑے جوش و خروش سے گائے ہیں۔ وہ ہر موضوع پر فوری طور پر اظہار خیال کر دیا کرتے تھے، اس لیے ان کے ہاں فکر کی گہرائی نہیں ہے۔ ان کو بیشتر شاعری کی ایجیٹیشنل کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، بہت غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ہر موضوع پر فوراً اظہار خیال کر دیتے ہیں، فوراً لکھ دیتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں کیا ہے، فکر کی گہرائی نہیں ہے۔ 3 دن 4 دن کسی موضوع کو سوچتے ہیں، گہرائی سے سوچتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، تو ان کی نظم میں، ان کی شاعری میں کیا گہرائی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، ہر موضوع پر فوراً اظہار خیال کر دیتے ہیں، اس لیے ان کی نظم میں، ان کی شاعری میں فکر کی گہرائی نہیں ہے۔ ان کو بیشتر شاعری کی ایجیٹیشنل کہا جاتا ہے۔ ان کی جو بیشتر شاعری ہے، ان کی شاعری کو کیا کہا جاتا ہے، ایجیٹیشنل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایجیٹیشنل معنی ہوتا ہے جوش پیدا کرنا، انقلاب لانا، ٹھیک ہے۔ جوش کی شاعری میں طنزیہ شاعری کے نمونے بھی نظر آتے ہیں۔ وہ کیریکیچر پیش کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ کیریکیچر کہتے ہیں نقل کو، کسی چیز کے نقل اتارنا، کسی چیز کا نقشہ پیش کرنا، ٹھیک ہے، اسے کیریکیچر کہا جاتا ہے۔ مولویوں اور سماج کے دوسرے ٹھیکیداروں کا جس انداز سے مضحکہ اڑاتے ہیں وہ خاصے کی چیز ہے۔ ان کی رباعیاں بھی کافی مشہور ہیں۔ وہ کیا ہے، کیریکیچر یعنی کسی چیز کا نقل کرتے ہیں، اور وہ جس انداز سے ٹھیکیداروں کا، مولویوں کا، سماج کے دوسرے لوگوں کا مضحکہ اڑاتے ہیں یعنی نقل کرتے ہیں، وہ خاصی کی چیز ہیں۔ ان کی رباعیاں بھی کافی مشہور ہیں۔ اب آئیے نظم البیلی صبح کا مرکزی خیال پڑھتے ہیں۔ یہ جو نظم لکھا گیا ہے اس کا کیا مقصد ہے، لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ لکھنے کا جو مقصد ہے یا جو ذہن میں رکھ کر لکھا گیا ہے، کیا بات ذہن میں رکھ کر لکھی گئی ہے نظم؟ تو صبح کا ٹائم ہے اور سورج کے ہاں نکل رہا ہے، تو جب سورج نکلتا ہے صبح میں جو ہلکی ہلکی روشنی آتی ہے اور جو اندھیرا چھٹتا ہے، تو اس ہلکی روشنی میں سب کچھ کیا ہے، تھوڑا تھوڑا دکھنے لگتا ہے، اور روشنی آتے آتے سب کچھ بہت صاف دکھنے لگتا ہے۔ تو اسی منظر کو پیش کیا گیا ہے کہ جب اندھیرا چھٹ رہا ہے اور روشنی آ رہی ہے تو اس وقت کیا کیا نظارے پیش آ رہے ہیں۔ صبح کی جو نظارے ہیں، جو روشنی پڑ رہی ہے پھول پر، تو پھول کتنے خوبصورت معلوم ہو رہے ہیں، چڑیا چہچہا رہی ہے، باغ کے سب پھول کھل گئے ہیں اور صبح کی ہوا میں سب ہل رہے ہیں، اور سب کیا ہے بہت خوشی سے نغمے گا رہے ہیں۔ تو اسی سین کو اس نظم میں پیش کیا گیا ہے۔ نظم کا نام ہے البیلی صبح، اور اس کے شاعر ہیں جوش ملی آبادی، ٹھیک ہے۔ اس کے شاعر کون ہیں؟ جوش ملی آبادی۔ اس کے شاعر ہیں جوش ملی آبادی، اور یہ ایک نظم ہے، اور نظم کا نام کیا ہے؟ البیلی صبح ہے۔ تو آئیے اس کا مرکزی خیال پڑھتے ہیں۔ جوش نے مناظر فطرت کی بڑی حسین عکاسی کی ہے۔ یہ جو مناظر فطرت ہے، یہ جو قدرت کے منظر ہیں، اس کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ البیلی صبح بھی منظر نگاری کی ایک خوبصورت مثال ہے، اور یہ جو نظم البیلی صبح ہے یہ منظر نگاری کی ایک خوبصورت
مثال ہے۔ جوش ملی آبادی نے حسین استعارات کے ذریعہ نظم کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے البیلی صبح کو عروس فطرت بنا کر اس کی مناسبت سے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ عروس فطرت یعنی فطرت کی دلہن، عروس مانے ہوتا دلہن، تو انہوں نے البیلی صبح کے کیا عروس فطرت یعنی فطرت کی دلہن بنا کر اس کی مناسبت سے الفاظ استعمال کی ہیں اور ایک حسین تصویر اور ایک حسین ماحول بنایا ہے، اور عروس فطرت یعنی فطرت کی دلہن کا استعارہ استعمال کیا ہے اور ایک حسین تصویر پیش کی ہے اور ایک حسین ماحول بھی بنایا ہے۔ شاعر نے صبح کو عروس فطرت کہا ہے، اور شاعر نے صبح کو کیا ہے عروس فطرت کہا ہے، یعنی فطرت کی دلہن کہا ہے۔ اس نے فطرت کے حسن کو انسانی حسن کے وسیلے سے مختلف سطحوں پر دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کیا فطرت کے حسن کو، جو قدرتی حسن ہے، اس حسن کو انسانی حسن کے وسیلے سے مختلف سطحوں پر دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کی ہے کہ انسانی خوبصورتی کیسی ہوتی ہے اور یہ کیا کیا پہنتے ہیں، کیا سجتے ہیں اور کیسے لگتے ہیں، تو اسے ہی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ جوش کہتے ہیں کہ جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو وہ منظر بہت حسین ہوتا ہے۔ جوش کیا کہتے ہیں کہ جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو وہ منظر کیا ہے بہت حسین ہوتا ہے۔ سورج کے طلوع ہوتے ہی قدرت کی ہر شے بیدار ہو جاتی ہے۔ سورج جیسے ہی طلوع ہوتا ہے یعنی جیسے ہی طلوع ہوتا ہے یعنی نکلنا، جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو قدرت کی ہر شے یعنی ہر چیز بیدار ہو جاتی ہے، یعنی جاگ جاتی ہے۔ آپ کبھی گاؤں دیہات میں جائیے اور صبح کے منظر کو دیکھیے، آپ کو بالکل یہی سین معلوم ہوگا جو ہم نظم میں پڑھ رہے ہیں یا جو میں نظم میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، تو بالکل یہی سین معلوم ہوگا کہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو قدرت، تو دنیا کی ہر چیز، دنیا کی ہر شے کیا بیدار ہو جاتی ہے، یعنی جاگ جاتی ہے۔ چرندے، پرندے، درندے، شجر، حجر۔ چرندے یعنی چرنے والے جانور، پرندے یعنی اڑنے والے جانور، درندے یعنی جنگلی جانور، شجر یعنی پیڑ پودے، حجر یعنی پتھر۔ شجر حجر شان خدا میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی سب لوگ، شجر حجر چرندے پرندے درندے سب لوگ کیا ہے جاگ جاتے ہیں اور خدا کی عبادت میں کیا ہے مصروف ہو جاتے ہیں، شان خدا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ روشنی کا پھیلنا، پھولوں کا چلنا، ہوا کا دیبے پاؤں چلنا، شبنم کا پتوں پر قطروں کی شکل میں چمکنا، نسیم سحری کا دبے پاؤں چلنا، ٹمٹماتے تاروں کا آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ڈوبنا، اور صبح کا اپنے ساتھ خوبصورت مناظر لے کر آنا، ان تمام باتوں کو جوش نے اپنی نظم البیلی صبح میں پیش کیا ہے۔ جب صبح سورج نکلتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے؟ روشنی پھیل جاتا ہے، پھولوں کا چلنا یعنی پھول کھل جاتے ہیں، ہلنے لگتے ہیں، اور ہوا کا دبے پاؤں چلنا، ہوا کیا ہے مدھم مدھم چلنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ چلنے لگتی ہے۔ جب آپ باہر نکلیں گے صبح کے وقت میں تو آپ کو بہت خوبصورت ہوا آپ کے چہرے سے ٹکراتی ہوئی جائے گی، تو ہوا کا کیا ہے دبے پاؤں چلنا۔ شبنم کا پتوں پر قطروں کی شکل میں چمکنا، یہ جو شبنم کے موتی ہوتے ہیں، جو شبنم آسمان سے گرتے ہیں، وہ پتے پر موتی کے شکل میں گرے ہوتے ہیں، تو جب سورج کی روشنی آتی ہے تو یہ جو شبنم کے قطرے ہیں وہ موتی کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ نسیم سحری کا دبے پاؤں چلنا، نسیم سحری کسے کہتے ہیں؟ صبح کی خوبصورت ہوا کو نسیم سحر کہا جاتا ہے، تو نسیم سحری کیا ہے دبے پاؤں چلتی ہے، آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوتی ہے، اور ٹمٹماتے تاروں کا آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ڈوبنا، اور یہ جو صبح کے ستارے ہوتے ہیں سورج نکلنے کے بعد یہ کیا ہے آہستہ آہستہ ڈوبنے لگتے ہیں، اور صبح کا اپنے ساتھ خوبصورت مناظر لے کر آنا، ان تمام باتوں کو جوش نے اپنی نظم البیلی صبح میں پیش کیا، اور یہ سارے نظارے کو کیا ہے اس نظم میں پیش کیا گیا ہے۔ جوش ملی آبادی کو الفاظ کے استعمال کا بڑا سلیقہ ہے۔ انہوں نے حسین استعاروں کی مدد سے نظم کے حسن میں بے پناہ اضافہ کر دیا، اور یہ جو جوش ملی آبادی ہے وہ الفاظ کو بڑے ہی خوبصورت ڈھنگ سے استعمال کرتے ہیں، اور ان کو الفاظ استعمال کرنے کا بڑا سلیقہ ہے، بڑا ہنر ہے۔ انہوں نے حسین استعاروں کی مدد سے نظم کے حسن میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ استعارہ کہتے ہیں ادھار لینا، استعارہ کیا مستعار سے بنا، مستعار یعنی ادھار لینا، یعنی نظم کو کیا ہے
इंसानी वजूद के साथ जोड़ा है और उसको क्या है बहुत खूबसूरती से पेश किया है। जब मैं आपको ये नज़म पढ़ाऊँगी, जब आप ये नज़म पढ़ेंगे तो एक एक लाइन आपको पढ़कर बहुत ही मज़ा आएगा और आपका दिल बाग बाग हो जाएगा इस नज़म को पढ़ के। तो आइए नज़म पढ़, एक एक शेर पढ़कर उसकी तशरीह बताऊँगी, ठीक है। सियाक़ो सबाक़ में पढ़ लेते हैं। दर्जे ज़ैल शार अलबेली सुबह नज़म से लिए गए हैं, जिसे जोश मल्ली आबादी ने लिखा है। अब आपको सियाक़ो सबाक़ में ये लिखना ज़रूरी है कि ये नज़म आपकी किस नज़म से लिया गया। तो ये अलबेली सुबह नज़म से लिया गया है। किसने लिखा है? जोश मल्ली आबादी ने लिखा है। आप अपनी किताब का नाम भी लिख सकते हैं कि ये नज़म हमारी किताब गुलस्तान अदब से लिया गया है। आइए पहला शेर पढ़ती हूँ। नज़र झुकाए उरूस फितरत जबी से जुल्फ़े हटा रही हैं, सहर का तारा है ज़लज़ले में उफ़क़ की लौ थरथरा रही है। नज़र झुकाए उरूस फितरत यानी फितरत की दुल्हन, नज़र झुकाए भी है। और जबी से, जबी कहते हैं पेशानी को, जबी से जुल्फ़े हटा रही है यानी अपने पेशानी से क्या जुल्फ़े हटा रही है, बाल हटा रही है। जो दुल्हन है, फितरत की दुल्हन है, वो नज़र झुकाए हुई है और अपने चेहरे से क्या है जुल्फ़ हटा रही है। यानी सूरज जैसे निकल रहा है, रोशनी जैसे ज़मीन पर पड़ रही है तो अंधेरा क्या छट रहा है, हल्की रोशनी भी आ रही है और हल्का अंधेरा भी है। तो ऐसा मालूम हो रहा है कि जो फितरत की दुल्हन है वो अपने पेशानी से जुल्फ़ हटा रही है। सहर का तारा, सहर यानी सुबह का तारा ज़लज़ले में है यानी हिल रहा है। उफ़क़ की लौ थरथरा रही है यानी सूरज की रोशनी जब आ रही है तो सारे जो तारे हैं वो डूब रहे हैं। तो उफ़क़ की लौ थरथरा रही है यानी सारे तारे क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता करके डूब रहे हैं। जोश ने इस शेर में अलबेली सुबह के लिए उरूस फितरत का हसीन इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। उरूस फितरत यानी फितरत की दुल्हन, ठीक है। तो इसका हसीन इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। कहते हैं कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है और कुदरत की दुल्हन अपने चेहरे से जुल्फ़े हटा रही है, यानी धीरे धीरे अंधेरा दूर हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उजाला होता जा रहा है, ठीक है। कुदरत की दुल्हन क्या चेहरे से जुल्फ़े हटा रही हैं यानी धीरे धीरे क्या है अंधेरा दूर हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उजाला आ रहा है। सुबह जब होती है तो सूरज जब निकलता है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या रोशनी होती है। अंदाज़ बयां दिलकश है। सुबह के तारे डूबने के लिए भी उफ़क़ की लौ का इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया। उफ़क़ की लौ थरथरा रही है, ये इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। यानी सुबह की क्या है जो आसमान है, जो उस पर लाली है, रोशनी है लाली की, वो क्या थरथरा रही है यानी उसमें अब रोशनी आ रहा है और सुबह के तारे डूब रहे हैं। कहते हैं कि तारे एक एक करके डूबते जाते हैं और सुबह के तारे की लौ भी थरथरा रही है यानी वो भी डूबने को है। दूसरा शेर है। रविश रविश नगमाए तरब है, चमन चमन जश्न रंग बू से, तयूर शाखों पे है गज़ल खां, कली कली गुनगुना रही है। रविश किसे कहते हैं? जब पौधा लगाया जाता है, एक लाइन से हम फूल लगाते हैं क्यारी में और उसके जो बीच का रास्ता होता है उसे रविश कहते हैं। तो रविश रविश नगमाए तरब है। तरब कहते हैं खुशी को, शादमानी को। तो ये जो रविश है यानी जो फूल की क्यारी है वो खुशी में है और खुशी में गीत गा रही है। नगमा तरब है यानी गीत गा रही है। चमन चमन जश्न रंग बू है यानी चमन में क्या है जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाया जा रहा है। रंगबू यानी रंग और खुशबू का जश्न मनाया जा रहा है। तयूर शाखों पे है। तयूर माने तयूर क्या है तायर की जमा। तायर कहते हैं परिंदों को, उड़ने वाले परिंदों को तायर कहते हैं। तो तायर की जमा क्या है तयूर है, ठीक है। तयूर शाखों पे हैं गज़ल खां यानी सारे परिंदे क्या है शाख पर गज़ल गा रहे हैं और कली कली गुनगुना रही है और सारी कलियां क्या है गुनगुना रही हैं, ठीक है। तयूर तायर की जमा है और तायर माने होता परिंदे, ठीक है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी पड़ी हैं। बागों में चारों तरफ जश्न और खुशी का समा है। चारों तरफ का माहौल रंगो निखत में डूबा हुआ है। परिंदे चहचहा रहे हैं और चारों तरफ अपनी खुशी बू फैला रही है यानी जो खुशी है वो खुशबू फैला रही है। अगला शेर देख लेते हैं। सितारा सुबह की रसीली झपकती आँखों में है फसाने, निगारे महताब की नशीली निगाह जादू जगा रही है। ये जो सुबह के सितारे हैं इसकी रसीली झपकती आँखों में फसाने हैं। फसाने यानी कहानी है।
निगार महताब, निगार महताब यानी जो चांद की मध्यम रोशनी है, इसकी नशीली निगाह जादू जगा रही है। चांद जो डूब रहा है, इसकी नशीली निगाह क्या है? जादू जगा रही है। सुबह के सितारे के टिमटिमाने के लिए रसीली छपकती आंखें कहकर इसमें छिपी कहानियों का जिक्र करके जोश ने एक नया अंदाज पैदा कर दिया है। सितारा सुबह की रसीली छपकती आँखों में है फसानी, यानी जो सुबह का सितारा है जो डूब रहा है, इसकी आंखें रसीली हैं और छपकती आंखें हैं। इसमें क्या है? कहानियाँ हैं। तो शायर ने क्या है? छुपी कहानियों का जिक्र करके जोश ने एक नया अंदाज पैदा किया है। सुबह का टिमटिमाता तारा ऐसा लग रहा है जैसे इसकी आंखें झपक रही हैं। झपक रही यानी नींद वाली आंखें हैं, खुमार वाली आंखें हैं, जिसमें बेशुमार अफसाने हैं। चांद की मध्यम होती रोशनी की नशीली निगाहों में भी एक जादू सा महसूस हो रहा है। चांद क्या है? डूब रहा है, और इसकी जो नशीली निगाह है, इसमें भी क्या है? एक जादू महसूस हो रहा है। तयूर बज़्म सहर के मतरब लचकती शाखों पे गा रहे हैं, नसीम फिरदौस की सहेली गुलों को झूला झुला रही है। ये तयूर है यानी तायर यानी परिंदे, तयूर तायर की जमा और तायर यानी परिंदे। तो ये जो परिंदे हैं बज़्म सहर यानी सुबह के बज़्म में, सुबह की महफिल में, मतरब लचकती शाखों पर, मतरब कहते हैं नगमा निगार को, मतरब लचकती शाखों पर यानी जो ये शाखें हैं ये गा रही हैं। लचकती शाखें क्या है? गा रही हैं। मतरब लचकती शाखों पे गा रहे हैं। ये जो तयूर हैं, ये जो तायर हैं, ये जो परिंदे हैं, सुबह की लचकती शाखों पर गा रहे हैं। और मतरब माने क्या होता है? गाने वाला, नगमा निगार। नसीम फिरदौस की सहेली, ये जो नसीम फिरदौस है, फिरदौस यानी जन्नत, और नसीम कहते हैं सुबह की ठंडी हवा को। तो फिरदौस से यानी जन्नत से जो सुबह की हवा आ रही है वो क्या है? तो नसीम फिरदौस की सहेली गुलों को झूला झुला रही। गुल यानी फूल, सुबह की जो हवा है वो फूलों को क्या है? झूला झुला रही है। परिंदों को बज़्म सहर के मुतरिब कहा है। मुतरिब यानी गाने वाले कहा है। बज़्म सहर यानी सुबह की महफिल में परिंदे गा रहे हैं। कहते हैं कि सुबह के वक्त परिंदे गीत गा रहे हैं और लचकती शाखों पर इधर उधर फुदक रहे हैं। नसीम सुबह यानी सुबह की ठंडी हवा, नसीम फिरदौस यानी जन्नत की हवा मालूम हो रही है। तो नसीम सुबह नसीम फिरदौसी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से शाखों पर लगे फूल झूला झूल रहे हैं। कली पे बेले की किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती, नहीं ये हीरे की कील पहने कोई परी मुस्कुरा रही है। बहुत खूबसूरत शेर है। बेले के कली पर क्या है? एक शबनम का मोती पड़ा हुआ है और ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई परी नाक में कील पहने हुई है। ठीक है। शायर कहता है कि बेले की कलियों और फूलों पर पड़ा शबनम का मोती और फूलों पर पड़ा शबनम का पानी मोतियों की तरह मालूम हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जैसे किसी परी ने अपनी नाक में हीरे की कील पहन रखी हो। शायर ने खूबसूरत इस्तिआरों की मदद से नज़म के हुस्न में बेपनाह इजाफा किया है। शायर क्या कहते हैं कि कली पे बेले की किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती, यानी बेले की कली पर एक मोती शबनम का पड़ा हुआ है और नहीं ये हीरे की कील पहने कोई परी मुस्कुरा रही। ऐसा मालूम होता है कि कोई परी नाक में हीरे का कील पहने हुई है। सहर को मद्दे नज़र है कितनी रियायत चश्म खूफ शाकी, हवा बेआबा से आने वाली लहू में सुर्खी बढ़ा रही है। ये जो सुबह की ठंडी हवा है वो आँखों को बहुत अच्छी मालूम हो रही है। आँखों की क्या है? खूबसूरत मालूम हो रही है। आँखों में क्या है? हवा बेआबा से यानी जंगल से जो हवा आ रही है वो लहू में सुर्खी बढ़ा रही है। लहू में सुर्खी बढ़ा रही है यानी जो खून का गर्दिश है, जो खून का दौरानी गर्दिश है वो तेज़ हो रहा है। जो जंगल से आने वाली हवा है वो लहू में खून की गर्दिश बढ़ा रही है। सुबह की फरत बख्श ठंडी ठंडी रोशनी आँखों को फरहत और ताजगी दे रही है। नसीम सुबह जंगलों की तरफ से होकर आ रही है और इतनी ठंडी और फरहत बख्श है कि खून की गर्दिश भी इससे तेज़ हो रही है। शलूका पहने हुए गुलाबी हर एक सुबह पंखड़ी चमन में रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का हवा में पल्लू सुखा रही है। ये अगला शेर है। शलूका पहने हुए गुलाबी हर एक सुबह पंखड़ी चमन में रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का हवा में पल्लू सुखा रही है।
शलूका कहते हैं एक तरह का जो ब्लाउज होता है, जो कुर्ती होता है, उसे कहते हैं। तो हर एक जो सुबक पंखड़ी है वो क्या है, शलूका पहने हुई है और गुलाबी रंग का। शलूका पहने हुए गुलाबी, हर एक सुबक पंखड़ी चमन में, यानी चमन की हर एक पंखड़ी शलूका पहने हुई है और रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का हवा में पल्लू सुखा रही, यानी अपने ओढ़नी जो उसकी रंगी हुई है सुर्ख रंग में, उसका पल्लू सुखा रही है, उसका आंचल सुखा रही है। जोश कहते हैं कि चमन में हर तरफ शफक की लाली फैली हुई है। जो सुबह की रोशनी होती है, हल्की जो सूरज निकलती है, जो उसकी लाली आती है, उसे शफक की लाली कहते हैं। तो चमन में हर तरफ शफक की लाली फैली हुई है, उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा हर फूल की पंखड़ी गुलाबी रंग का शलूका पहने हुई है। और जो शफक की लाली आ रही है उसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा कि जो फूल की पंखड़ी है वो गुलाबी रंग का शलूका पहने हुई है, ठीक है। और सुबह की बदमस्त हवा में अपनी ओढ़नी का पल्लू सुखा रही है। फलक पे इस तरह छुप रहे हैं हिलाल के गर्दिशों पेश तारे कि जैसे कोई नई नवेली जबी से अफशा छुड़ा रही है। फलक पे यानी आसमान पे इस तरह तारे छुप रहे हैं, जो हिलाल है, जो चांद है, चांद के जो गर्दो पेश सितारे छुप रहे हैं, ऐसे छुप रहे हैं जैसे मालूम हो रहा कि कोई नई नवेली दुल्हन जबी यानी पेशानी से अफशा छुड़ा रही है। नई नवी दुल्हन को आपने देखा होगा कि चमकीला चमकीला क्या है, सर पे लगाया जाता है, उसे अफशा कहते हैं। जो चमकी सर पे लगाया जाता है उसे अफशा कहते हैं। तो बाल से उसकी चमकी क्या है, पेशानी पर भी आ जाती है। तो नई नवी दुल्हन क्या है, अपने जबी से, अपनी पेशानी से क्या अफशा छुड़ा रही है। जो सुबह के वक्त चांद के चारों तरफ जो सितारे छुप रहे हैं, तो ऐसा मालूम हो रहा है कि नई नवेली दुल्हन क्या है, अपने पेशानी से, जबी से अफशा छुड़ा रही है। आसमान पर तारे एक एक करके डूबते जा रहे हैं। चांद के चारों तरफ फैले ये तारे इस तरह डूब रहे हैं जैसे कोई नई नवेली दुल्हन अपने माथे से सुबह के वक्त अफशा छुड़ा रही है। खटक ये क्यों दिल में हो चली, फिर चटकती कलियों ज़रा ठहरना, हवाए गुलशन की नर्म रो में ये किसकी आवाज़ आ रही है। खटक ये क्यों दिल में हो चली, ये दिल में क्यों खटक हो रहा है। फिर चटकती कलियों ज़रा ठहरो, जो चटकती कलियां हैं, जो कलियां खिल रही हैं, चटक रही हैं, उसे कहा जाता है कि थोड़ा सा तुम ठहरो। हवाए गुलशन की नर्म रो में, ये जो गुलशन की नर्म रो हवा चल रही है, हवा की जो रवानी है, तो उस हवा में किसकी आवाज़ आ रही है। शायर कह रहे हैं कि इस हवा में किसकी आवाज़ आ रही है। शायर ने चटकती कलियों को मुखातिब करके कहा कि ऐ चटकती कलियों ज़रा रुक जाओ, अपना चटकना बंद करो, यानी अपना खिलना बंद करो, क्योंकि बाग में बहती हवा में एक आवाज़ आ रही है। एक सरूद दिलनशी सा सुनाई दे रहा है। एक सरूद यानी एक धुन, एक आवाज़ क्या दिल में सुनाई दे रहा है। मुझे सुन लेने दो, ये कैसी आवाज़ है और किसकी आवाज़ है। शायर चटकती कलियों को मुखातिब होकर कहते हैं कि जो हवा बह रही है इसमें एक दिलनशी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये किसकी आवाज़ है, मुझे सुन लेने दो, अभी तुम चटकना बंद कर दो, अभी तुम खिलना बंद कर दो और मुझे सुनने दो कि ये किसकी आवाज़ है और ये कैसी आवाज़ है। तो ये तो आपका शेर था और शेर की तशरीह थी। आइए अब मश्की सवाल जवाब पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको लगे कि मैं मेहनत करती हूँ, आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि मुझे 3 से 4 घंटे वीडियो बनाने में लग जाते हैं। तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब करें, एक हाइप दें और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें, ठीक है। तो आइए आप सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, सुबह के मंजर को शायर ने किस अंदाज में पेश किया है। तो जवाब लिखेंगे, सुबह के मंजर को शायर ने बहुत ही दिलकश अंदाज में पेश किया है। मौसम बहार के इस हसीन सुबह के हुस्न, इसके पुरकैफ माहौल, इसकी दिलफरेब फ़ज़ा, इसके सहर को हसीन तशबीहात के सहारे खूबसूरत अंदाज में तारीफ़ की है। मैंने आपको बताया कि सुबह के नज़ारे को बहुत ही दिलकश अंदाज में शायर ने पेश किया है। और क्या क्या अंदाज पेश किया आप इसको भी लिख सकते हैं। हम शायर के सहर में असीर हो जाते हैं, यानी जो शायर लिखते हैं उसके सहर यानी जादू, उसके जादू में हम क्या डूब जाते हैं। बस ये समझ लीजिए
कि जोश ने अल्फाज से मुसव्वरी का काम लिया है। जोश ने क्या है, अल्फाज से मुसव्वरी का काम लिया। मुसव्वरी माने होता पेंटिंग करना, यानी उन्होंने अल्फाज को इस तरह से सजा के लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पेंटिंग बना दिया हो और हम उस पेंटिंग को देख रहे हैं। सुबह के नज़ारे को उन्होंने इस खूबसूरती से पेश किया है, अल्फाज को इस तरह से सजा के लिखा है कि ऐसा मालूम हो रहा है कि उन्होंने पेंटिंग बना दिया है और हम लोग पेंटिंग को देख रहे हैं। ठीक है, आइए सवाल 2 देख लेते हैं। सुबह के वक्त कली के गुनगुनाने से क्या मुराद है? सुबह के वक्त नसीम सहर से कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं। सुबह के वक्त नसीम सहर, मैंने आपको बताया सुबह की हवा को नसीम सहर कहते हैं। तो नसीम सहर से कलियां खिलकर क्या फूल बन जाती हैं, इसको जोश ने कली के गुनगुनाने से ताबीर किया है। सवाल 3 है, शबनम के मोती को हीरे की कील क्यों कहा गया? कील माने नोज पिन, जो नोज पिन हम पहनते हैं, जो औरतें पहनती हैं, उसे नोज पिन यानी कील कहा जाता है। तो शबनम के मोती को हीरे की कील क्यों कहा गया है? जोश ने उरूस फितरत के हुस्न का बयान किया। उरूस फितरत यानी फितरत की दुल्हन का बयान किया है। दुल्हन के नाक में हीरे की चमकती हुई कील होती है, चुनांचा जोश ने शबनम के मोती को हीरे की कील से तशबीह दी है। ठीक है, सुबह के वक्त सुर्खी फैलने को शायर ने किस तरह बयान किया है? शायर ने कहा, सहर को मद्दे नज़र हैं कितनी रियायतें चश्मे खूं फशा की। ठीक है, यानी सुबह के वक्त जब लाली फैलती है तो आँखों को बड़ा अच्छा मालूम होता, सुकून मालूम होता। जो सुबह की हल्की लाली, जो सुबह की ठंडी ठंडी हवा है, वो आँखों को क्या है बहुत, और आँखों को क्या बहुत फ़र्द बख्श देती है, ठंडक मालूम होती है आँखों को। तो सहर होने से पहले आसमान पर चारों तरफ शफक की लाली फैल जाती है, और शफक की ये लाली जो सूरज की किरणों से निकलती है, पूरे आसमान को लहू की तरह सुर्ख कर देती है। चश्म खून फशा मुराद खून बरसाती आँखें। चश्म खून फशा मुराद खून बरसाती आँखें, यानी शायर ने कहा है कि सहर होने से पहले ऐसा महसूस होता है कि लातादाद आँखों से खून टपका हुआ और इस सुर्खी से सहर निकली हुई है। यानी बहुत सारी आँखों से क्या खून टपक रहा है और इस सुर्खी से क्या सहर निकली है, यानी सुबह निकली है। शायर आखिरी शेर में चटकती कलियों से क्या कह रहा है? तो जवाब लिखेंगे, शायर आखिरी मिसरे में कलियों को हुक्म देता है कि ऐ कलियों, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ और चटकना बंद कर दो और हवाए गुलशन की नरम रो में आने वाली आवाज़ को सुन लेने दो और पहचान लेने दो। शायर कली से कहते हैं, जो सुबह सुबह कली चटकती है और चटक कर फूल बन जाती है, तो शायर कहते हैं कि ऐ कलियों, थोड़ी देर के लिए तुम रुक जाओ और मुझे सुनने दो। ये जो नरम रो हवा में आवाज़ आ रही है, वो किसकी आवाज़ है, मुझे पहचान लेने दो। आइए अब अमली सरगर्मियाँ देख लेते हैं। नज़म अलबिली सुबह का खुलासा लिखे। ठीक है, तो आइए हम इस नज़म का खुलासा देख लेते हैं। शायर ने सुबह को उरूस फितरत बनाकर पेश किया है। सुबह की सफ़ेदी को वो कह रहा है कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन ने अपनी जुल्फ़ों को चेहरे से हटा दिया है, और सुबह के टिमटिमाते तारों को वो दुल्हन की अफशा बताता। चारों तरफ खुशबू फैली हुई है, परिंदे चहचहा रहे हैं, कलियां खिल रही हैं, नसीम सुबह की ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान पर शफक की लाली फैली हुई है, तारे एक एक करके आसमान से गायब हो रहे हैं। तो ये तो इस नज़म का खुलासा था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाइप करें और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। अल्लाह हाफिज़।